इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 3। अभी तक हमने वैश्वीकरण खूब सुना। अब जानते हैं वैश्वीकरण होता क्या है। ठीक है। विगत 2-3 दशकों मतलब 20 से 30 साल से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो। मतलब इंटरनेशनल कंपनी वैसा जगह खोज रही है जहां पर सस्ता में उसका उत्पादन हो सके। इधर दो को देखिए, ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इधर मालिक क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण में मजा है, जिएंगे हम तो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है और वैसे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी ज्यादा लग रही है, जैसे में दुबई, चाइना, अब हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उसको विदेश व्यापार को चला रही है। भारत में भी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनी, रिलायंस कंपनी, इसको जियो कंपनी के नाम से लोग जानते हैं, रिलायंस कंपनी। उसके बाद से है अडानी कंपनी। ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं। जैसे में एयर इंडिगो, सहारा था, सहारा बर्बाद हो गया, एयर इंडिगो है, वेस्टा है। ये सब इंटरनेशनल मार्केट चलाते हैं। करीबन अपने देश में 15 से 20 हैं जो इंटरनेशनल मार्केट चलाते हैं अभी भी। जैसे में ओबराय होटल का मालिक हो गया मिकी ओबराय। तो साथ ही विभिन्न देशों में व्यापार, उनके बीच में विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है, साथ में बहुत तेजी में वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। मतलब विदेश व्यापार का सबसे बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग एक विदेश व्यापार के वजह से ही इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही नियंत्रण हो रहा है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र, भारत में फोर्ड मोटर चल रहा है। अब तो टाटा ग्रुप कंपनी उसको खरीद लिया है भैया, आसानी से चल रहा है। केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वह अन्य विकसित देशों को, जो विकसित देश है उनको भी कारों और विश्व भर में अपने कारों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। देखो फोर्ड जो है केवल भारत में भी नहीं, विश्व में भी जितना कंपनी है उसको भी सामान पुर्जा वगैरह बेचता है। इस प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है, क्योंकि वहां पर ट्रकों भर कर माल जाता है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी कोई भी कार्य छोटी बड़ी पर नहीं करती है, बहुत बड़ी पर करती है, क्योंकि उसको बड़ा मुनाफा कमाना है, इसलिए बहुत बड़ा व्यापार करता है। यही व्यापार इसमें शामिल है, बड़ी पैमाने पर। देखो कंपनी भी बहुत बड़ी है, जहाज भी बहुत बड़ा होता है जिसमें इन लोगों का सामान जाता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश, अधिक बड़ा विदेशी व्यापार होगा तो अधिक विदेशी निवेश भी यहाँ पर होगा। उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। इसी के वजह से अलग अलग देशों को मिलजुल कर ग्लोबल समिट का प्रस्ताव चालू हुआ है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। देखा जाए तो हर एक देशों के संबंध के बीच एकीकरण की एक प्रक्रिया ही है जो वैश्वीकरण को बनाए रखा है। वैश्वीकरण मतलब एक विश्व का एक व्यापार। जैसे में अभी मोदी जी ग्लोबल समिट किए हैं 23 सितंबर में, क्या किए थे, एक धरती, एक परिवार, एक विश्व, वन अर्थ, वन फैमिली, और उसके बाद से क्या था, वन फ्यूचर, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। सारे देश को एक साथ मिलकर काम करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है, क्योंकि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वैश्वीकरण में यही ना मीटिंग में साथ आते हैं।
आज जो ग्लोबल समिट हुआ है इसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड स्तर पे जो इंटरनेशनल कंपनी के मालिक होते हैं, सीईओ होते हैं, फाउंडर होते हैं, वो भी सभी आए, वो सभी यहाँ पर आए थे। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। देखा जाए तो अलग अलग विभिन्न देशों में अगर व्यापार करना है तो वस्तु, सेवाएं और निवेश उसमें किया जा रहा है, क्योंकि निवेश करेंगे तभी हम कुछ वस्तु बनाएंगे, चाहे सेवा प्रदान करेंगे। और उसके बाद से प्रौद्योगिकी का भी वही नियम है। प्रौद्योगिकी में आपको आ जाएगा कंपनी लगाना और चलाना। विगत कुछ दशकों में, मतलब 10 से 20-30 सालों में, उसकी तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक समर्पण में आए हैं। मतलब इधर 30 सालों में देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर सब एक साथ बैठने का काम किया है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। कौन सा माध्यम हो सकता है? यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। एक लोग उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे, तो आवागमन ही है जो विश्व को एक तरीके से जोड़ कर रखता है। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। यहाँ पर ठीक से समझो, बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं बेहतर शिक्षा की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह लोग आवागमन करते, आते जाते रहते हैं। क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हम बिहार के जन्मे हुए हैं, छपरा जिला के, ठीक है, सारण जिला। तो हुआ क्या था कि हमारे पापा जी बोल रहे थे कि तुम जहां जाना चाहते हो, विदेश जाओ, कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो, हम पैसा देंगे। हमने बोला हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, हमारा शिक्षा अधिकार है, तो सरकार को मुहैया करवानी पड़ेगी। अगर सरकार मुहैया नहीं करवाती है तो हम खुद सरकार बनकर उसको मुहैया करवाएंगे यहाँ के जनता के लिए। हमें सरकार से सुरक्षा नहीं मिला, इसलिए हमने सारा अपना चीज तो छोड़ दिया यार, अपना मुनाफा छोड़ दिया। भूल गए कि अपना जिंदगी में अपने परिवार के लिए ज्यादा काम करना है। हमने सोच लिया है, ठान लिया है कि देश दुनिया के, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए ज्यादा काम करना है। क्यों? क्योंकि अपने राज्य को बढ़ाएंगे तो हमारा देश बढ़ेगा, हमारे देश को बढ़ाएंगे तो हमारे देश की मान सम्मान बढ़ेगा दुनिया में। तो हम इस महफिल को जमाना चाहते हैं कि विश्व स्तर पर हमारे देश और हमारे राज्य, हमारे सभी राज्य, एक राज्य की बात नहीं कर रहा, हमारे सभी राज्य को प्रोत्साहन मिले और सबको एक आदर के भाव से देखा जाए। विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा, उसके कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अब देखो, जो अलग अलग देश है कुछ नया प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, जिसके वजह से आवागमन थोड़ा रुक जा रहा है। कैसे? मतलब वीजा नहीं मिल रहा है, ये कारण है। आप पूरा बॉडी चेक कराओगे तभी यहाँ पर आओगे, ये कारण है। अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले का न्यूज बताते हैं, कनाडा के कुछ लीडर हैं जो भारत के खिलाफ गलत सलत बोल दिए हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार बोली है कनाडा से आने वाले का वीजा रद्द और हिंदुस्तान से कनाडा जाने वाले का वीजा रद्द। जो हिंदुस्तानी है उसको बुला लिया जाएगा। इसके वजह से कनाडा वाले की हालत खराब हो गई है। अब देखो क्या होता है, आगे कभी किसी पार्ट में बताएंगे, कभी फुर्सत मिले तो और मौका मिले तो। चलो आओ इन पर विचार करते हैं। चलो विचार करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। हमने परिवहन में काफी उन्नति देखी है। हमने बैलगाड़ी से आज कार, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन तक देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका होती है? वैश्वीकरण में इंटरनेशनल कंपनी की क्या भूमिका होती है बताना है। 2 नंबर, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिन्हें के द्वारा देशों को परस्पर किया जा सकता है, देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है, मतलब एक तरीके से जोड़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण, वर्ल्ड व्यापार, विश्व व्यापार। सही विकल्प का चयन करें। देश को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। देश को जोड़ने से क्या होगा? उत्पादन के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी, उत्पादनों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी,
उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगी। ख नंबर इसका आंसर होगा मेरे खिलाफ, सॉरी मेरे अनुसार। लेकिन आप सोच सकते हो कि आपके लिए क्या आंसर हो सकता है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। वैश्वीकरण किन कारणों से संभव बनता है? ठीक है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है। प्रौद्योगिकी में, कंपनी में, जैसे में कोई भी फैक्ट्री लग गया तो उसके तीव्र उन्नति का एक ही कारक है जिसने वैश्वीकरण की, मतलब विश्व व्यापार की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया, मतलब उसको जगाया और विश्व व्यापार किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति आई है, बहुत तेजी से परिवहन बढ़ा है। और देखते हैं, इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं के तीव्रता आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। मतलब दूर दूर देशों में पहुंचाने के लिए कोई भी वस्तु हो, बहुत तेजी से और कम लागत पर पहुंचाने का काम किया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन काम है, किस तरह यहाँ से माल उठाया जा रहा है और यहाँ पर शिफ्टिंग की जा रही है। तो ऐसे ही सब सामान जहाज पर भरा जाता है। ये बंदरगाह है, तो यहाँ से उठाकर नाव पर भर दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह के अलावा एक और नाम बताओ। बंदरगाह के अलावा एक और नाम बताओ। पोत, इसको पत्तो बोलते हैं, पत्तो। इसको पत्तनों के बारे में मैंने बताया ना, वही पत्तनों है ये बंदरगाह। एक कहानी याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पापा जी की कहानी है। एक मास्टर जी थे, मेरे पापा से पूछे, कृष्णा बताओ बंदरगाह का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मेरे पापा बोले बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब बिहार के भाषा में पीटना होता है। तो पापा जी बोले मेरे, जहां पर बंदरों को कस कर गाहा जाता है, मतलब कस कर पीटा जाता है, उसी को बंदरगाह बोलते हैं। मास्टर जी बोले इधर आप, मन भर पीटे, इतना पीटे कि पूरा हाथ वगैरह फाड़ फूड़ दिए मारकर। फिर बताए भी नहीं। फिर अगले दिन बुलाए, बंदरगाह किसे बोलते हैं? फिर गलत जवाब, बंदरों को जहां कस कर गाहा जाए उसी को बंदरगाह बोलते हैं। फिर उस दिन पीटे। तो हिम्मत करके पूछा लो कि बंदरगाह कहते किसको हैं? तब मालूम चला जहां पर नाव आता है, नाव पर सामान लादा जाता है, समुद्री मार्ग से जाने वाले और आने वाले का जहां स्थान होता है उसी को बंदरगाह बोलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो भी बंदरगाह, तो इसी को बंदरगाह बोला जाता है। ये पता तो था नहीं, कस कर ठोकाई हुआ, पिटाई हुआ, तो बताया मास्टर जी ने। उसके बाद से आज भी कहानी सुनाते हैं तो बहुत हंसी आता है। चलिए आगे वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर के बारे में बता देते हैं। कंटेनर में गेट होता है, सामान भरकर कंटेनर बंद कर दिए जाते हैं, और ट्रक आता है तो ट्रक पे लाद दिया जाता है। कंटेनर ऐसा ही रख दिया जाता है और कंटेनर सप्लाई हो जाते हैं, जहां जाना है वहां पर उनको ट्रक से भेज दिया जाता है। अब देखते हैं, वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे उन्हें जहाजों, रेलवे में, अब रेलवे का भी डिपार्टमेंट देख लो, रेलवे का खाली डब्बा होता है, उस पर डायरेक्ट ये भरा जा सकता है। ये जितना भी यहाँ पर कंटेनर दिख रहा है, ये सीधा रखकर बेल्ट से बांध दिया जाएगा, हो गया, नहीं गिरेगा। तो देखो, जहाजों, रेलवे, वायुयान मतलब हवाई जहाज एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सकता है, बिना दिक्कत के उस पर लादा जा सकता है। कंटेनर से ढलाई लागत में भारी कमी होती है, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने ले आने में पैसा लगता है, उसमें बहुत कम खर्चा लगता है। और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि होती है और माल सुरक्षित भी जाता है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। इसके वजह से जो जहाज एरोप्लेन से जाता था, एरोप्लेन वाले काम में अब कमी आ गई है, क्योंकि सब काम इसी से हो रहा है। सामान्यतः वायु मार्ग से, यहाँ पर परिणाम देखा जाए तो वायु मार्ग से अपेक्षाकृत, मतलब ठीक उल्टा, अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। देखो, प्लेन से कोई भी सामान जाएगा तो थोड़ा जाएगा, एक पानी वाले जहाज से जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर उसमें लादा जा सकता है। ट्रक पर जाएगा तो एक कंटेनर आराम से चल जाएगा। ट्रेन पर लादोगे तो 70 से 80 कंटेनर एक बार में लेकर जा सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज से उतना नहीं लेकर जाया जा सकता है।
जितना पानी वाले जहाज, ट्रेन और ट्रक से ले जाया जा सकता है, क्योंकि ट्रक कम तेल लेता है और हवाई जहाज ज्यादा तेल पीता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो है। इसमें से अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। सबसे ज्यादा है तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब आईटी सेक्टर। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी दुर्गत गति से परिवर्तन हो रही है। देखो, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूरसंचार यंत्र बहुत ज्यादा विकसित हो रही है और नया मॉडल भी उसमें निकल रहा है। दूरसंचार विधियों, इसको बोलते हैं टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स। फैक्स मतलब एक जगह से आप सबमिट करोगे तो दूसरे जगह पर निकलना चालू हो जाएगा। तो पहले फैक्स सिस्टम था, अब खत्म हो गया। अब क्या है कि अब व्हाट्सएप सिस्टम आ गया है, ठीक है, तो वो सब खत्म हो गया है। अब देखो, यहां से दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचना को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। आईटी सेक्टर का, जैसे में व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, मेल हो गया, ये सब चीज है जो तुरंत 2 झटके 2 सेकंड में कोई भी ड्राफ्ट सेंड कर सकते हैं, कहीं भी, विदेश में कहीं भी, देश में कहीं भी। ये सुविधाएं संचार उपकरणों द्वारा सुगम हुआ है। ये संचार आईटी सेक्टर द्वारा ये आसान हो गया है। जैसे कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की जरूरत है। कंप्यूटर मतलब उसमें सेट कर दो, अपने से काम करे। जैसे में बताते हैं, किचन से शुरुआत करते हैं, जैसे में गैस, मिक्सर मशीन, एग्जस्टर जो हवा खींच कर बाहर फेंक देता है, आरओ मशीन, ठीक है। अब आते हैं रूम में, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर। अब आते हैं ऑफिस में, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरी, ये सब क्या है? मशीन है, कंप्यूटर है। बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कंप्यूटर है। पंखा, ये भी कंप्यूटर है, क्योंकि अपने से हवा दे रहा है इसलिए कंप्यूटर है। तो ये सबसे ज्यादा हर किसी को प्रभावित किया है। गाड़ी क्या है? वो भी कंप्यूटर है। वाहन भी कंप्यूटर ही है। हर माध्यम से आपके पास कंप्यूटर पहुंच चुका है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में कंप्यूटर आपके पास है। आपने इंटरनेट को चमत्कारिक संचार में भी प्रवेश किया है। अब देखो, ये इंटरनेट जो होता है चमत्कारिक तौर पे भी काम किया है। कैसे काम किया है? जैसे में आपको चमत्कार क्या है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तुरंत गूगल बाबा को करो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है कि नहीं? इसके वजह से है कि आप कोई भी जानकारी तुरंत सेकंडों में पा सकते हैं। जहां कुछ भी आप जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं। जो भी जानना चाहते हो जान लो, लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डिस्क मतलब ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉइस मेल कर सकते हैं। अब देखो, विश्व भर में आप वॉइस मेल कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश को आप भेज सकते हैं वॉइस मेल। ये सब सुविधा कहां से आया? कहां से आया? ये सब इंटरनेट आईटी सेक्टर के माध्यम से आया। लेकिन बिजली कहाँ है? बिजली नहीं है तो चलेगा कहां से? नहीं चलेगा ना, बिजली जरूरी है। अब देखो, एग्जाम्पल बताते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकता है, नहीं तो आपके हाथ में कलम कॉपी तो हो ही सकता है। आप सुन रहे हो तो हेडफोन हो सकता है, चाहे आपके लिए कोई भी आईपॉड हो सकता है। सुन रहे हो, सब कंप्यूटर है। अब इसके वजह से आप अपने प्रेमी से बात करते हो। भैया 10th क्लास में हो, प्रेमी ना हो इस जमाने में हो ही नहीं सकता है। हमारे जमाने की बात छोड़ो यार, अपनी जमाने में आ जाओ। आपके पास ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। इसके वजह से है कि आप उनसे भी बात कर पाते हैं जिनसे आप बात नहीं कर सकते थे। इंटरनेट के माध्यम से आप चटाक से ना वॉइस मेल, वीडियो कॉलिंग, क्या बोलते हैं, मेलिंग, उसके बाद से व्हाट्सएप, इमो, शेयर चैट, उसके बाद से इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब से, ट्विटर, हर चीज से आप उस पर जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
संक्षेप में आईटी उसको बोलते हैं। आ गया यहाँ पर आईटी। आईटी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। हम देखते हैं, देखो यहाँ पर अखबार छापी जा रही है, चाहे पोस्टर कोई छापा जा रहा है। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाश एक समाचार पत्रिका की डिजाइन और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ और विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का प्रयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त कर लेते हैं, लंदन से पूछ लेते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के लिए पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट और ईमेल के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक में भेज दिया जाता है, जिसके वजह से पैसा का लेन देन भी हो गया। यही तो कारण है, आप सामान भेज दो, वहां से पैसा आ जाएगा। यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपने पुस्तकों में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। ये लड़की बोल रही है। देखो चाचा क्या बोलते हैं। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीयों के लिए नहीं है। ये छपाई आम भारतीयों के लिए नहीं है, ये बाहर के विलायतियों के लिए है। आओ इन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर दिए गए उदाहरणों में उत्पादन की प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित करते हैं। हो जाएगा। केवल आपको बात कर लेना है अपने दोस्तों से, शिक्षकों से, केवल आपको डिस्कशन कर लेना है, काम खत्म। 2 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़े हुई है? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर विश्व व्यापार से कैसे जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बिना वैश्वीकरण संभव था? अगर सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी सेक्टर नहीं होता तो विश्व में वैश्वीकरण हो सकता, संभव था? हाँ या ना, और हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अगले भाग में पढ़ेंगे विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश। विदेश का व्यापार और विदेश का निवेश क्या होता है उसके बारे में। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।